हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए पॉलिटी का एक स्पेशल टॉपिक है, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हो। हिंदी में इसका पूरा नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आप लोगों के लिए पूरे का पूरा लेक्चर आज की वीडियो में डिस्कस होगा। कल वाले लेक्चर में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट डिस्कस हुआ था। आज आपका डीपीएसपी होगा। आने वाले जो लेक्चर होगा इसके बाद वाला, वो आपका मोरल ड्यूटीज का होगा। यानी पूरी पॉलिटी में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा पॉलिटी करवाया जाएगा, जिसको आप लोग पॉलिटिकल साइंस के हर टॉपिक उसमें मिलेगा। जिस तरीके से मिडवल हिस्ट्री शुरू कर रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री कर चुका हूं, एंशिएंट पूरा क्रैश कोर्स आ चुका है, जीके के टेस्ट डेली आ रहे हैं, हिंदी के टेस्ट पेपर 9 आ चुके हैं। यानी बहुत सारी चीजें आप लोगों को चैनल पे डे टू डे यहाँ पर मिल रही हैं। तो आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हर वीडियो को देखा कीजिए। व्हाट्सएप के ऊपर हर रोज नए नए लेक्चर के लिंक लगते हैं, स्टेटस लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग डेली देख लिया कीजिए। अगर आपका नंबर सेव नहीं है तो अपना नाम, सिटी, एग्जाम और सब्जेक्ट लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। पूरे इंडिया में स्टडी मेटेरियल बाय कोरियर जाता है। इस तरीके की पूरी लगभग 8-8, 9-9 बुकलेट के सभी सेट होते हैं, जिसमें जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट सभी होते हैं, जैसे सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट सभी प्रकार का होता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं और अपने नाम और डिटेल भी आपको यहीं पर सेंड करनी होती है हर आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य देश को कल्याणकारी राज्य बनाना है। यानी डीपीएसपी का अगर उद्देश्य पूछा जाए या उसका मेन एम पूछा जाए तो वो रहेगा स्टेट को वेलफेयर बनाना। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आपने देखा, फंडामेंटल राइट का जो उद्देश्य था वो रिस्पेक्टेड एंड कंफर्ट लाइफ देना था। उसी तरीके से डीपीएसपी का उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट बनाना, और उसी तरीके से मोरल ड्यूटीज का जो रहेगा वो नेशनल इंटीग्रिटी एंड पैट्रियोटिक इमोशंस रहेगा। अब इसमें पहले ही इसका आपने उद्देश्य देख लिया, यहां पर उद्देश्य और अर्थ दोनों इसके सेम लगेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। यानी यहां पर सोशल जस्टिस की बात भी होती है, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात भी होती है और पॉलिटिकल जस्टिस भी होता है, जिसको आप लोग ऑल राउंड या मल्टीपल राउंड जस्टिस भी कह सकते हैं। चहुमुखी या बहुमुखी न्याय की बात यहां पर की जाती है। सबसे शुरुआत अगर देखेंगे तो जैसे आपने मौलिक अधिकार देखा था, मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए थे? अमेरिका से। वैसे डीपीएसपी की अगर बात होगी तो डीपीएसपी हमने कहां से लिए? आयरलैंड से। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा इस चैप्टर में। सबसे पहले पूछेंगे कि डीपीएसपी को हमने कौन से देश के संविधान से कॉपी किया या अडॉप्ट किया? आंसर आयरलैंड होगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? जैसे मौलिक अधिकार 12 से 35 तक थे, तो ये उसके तुरंत बाद है। 36 से लेकर 51 तक आपके लिए डीपीएसपी रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद बात होगी, भाग पूछा जाएगा यानी पार्ट पूछा जाएगा। जैसे मौलिक अधिकारों का भाग नंबर 3 था, तो यहां पर भाग नंबर 4 रहेगा। यानी किस देश से लिए? क्वेश्चन नंबर 1 बना। कौन से कौन से आर्टिकल तक है? क्वेश्चन नंबर 2 बना। कौन से भाग में है? क्वेश्चन नंबर 3 बना। और चौथा क्वेश्चन है, इनकी कमजोरी क्या है? मौलिक अधिकारों की ताकत थी कि उनके पीछे कानून की शक्ति है, और इनकी कमजोरी क्या है कि इनके पीछे कानून की शक्ति नहीं है। जैसे मौलिक अधिकारों को अगर कोई दिक्कत होती है, किसी का फंडामेंटल राइट छीनता है, देन यू कैन गो कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लेकिन डीपीएसपी अगर छीनते हैं तो यू कांट गो कोर्ट, आपको कोई भी कोर्ट की इसमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो ये आपका रहेगा चौथे नंबर के ऊपर आप लोग इस क्वेश्चन को पाएंगे। तो ये शुरुआत में आपको ये चीजें देखनी है। अच्छा, मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ लोगों की डेफिनेशंस भी हैं जो बार बार एग्जाम्स का हिस्सा बनी है। केटी शाह जिसके स्टेटमेंट बहुत फेमस रहे हैं, केटी शाह ने कहा कि ये सिद्धांत पवित्र निरर्थकता की तरह हैं या उस चेक के समान है जिन्हें कोई बैंक
अपनी सुविधा अनुसार भुनाएगा। यानी अगर मान लो आपको किसी व्यक्ति ने चेक दे दिया और आपको आज उस पैसे की जरूरत नहीं है, आप सोचोगे नहीं यार कुछ समय रुक जाता हूं, जब मैं जरूरत पड़ेगी तभी इसको निकालूंगा, हो सकता है कि आप पैसा निकालने से वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाए। यानी आपके पास एक प्रकार से ये डिपॉजिट है, जब आपको जरूरत पड़ेगी उस समय आप इसको ले सकते हो। यानी केटी शाह ने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तारीफ करते हुए कहा है कि ये सिद्धांत पवित्र और निरर्थकता की तरह हैं, यानी उस चेक के समान है जिन्हें कोई भी बैंक अपनी सुविधा अनुसार उनको भुनाएगा या उनसे पैसा निकालेगा। दूसरा स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर का, जो भारतीय संविधान के निर्माता और पिता जिनको माना जाता है। उन्होंने कहा है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यानी जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात यहां होती है। यानी बी आर अम्बेडकर जी का कहना है कि ये मौलिक जो डीपीएसपी हैं ये आर्थिक लोकतंत्र के फाउंडर हैं या स्थापना उसकी करते हैं। अब बात आती है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, ये बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि हिंदी इंग्लिश वालों दोनों को दिक्कत ना हो। उनके प्रकार पूछे गए हैं, कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये यहां पर पूछा गया है। जहां तक टाइप्स की बात है, अलग अलग इतिहासकारों ने किसी ने 5 टाइप बताए, किसी ने 3 बताए, लेकिन जो मेन है वो आपके 3 टाइप हैं। पहला टाइप है सामाजिक सिद्धांत, दूसरा टाइप है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा टाइप है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जिसको आप लोग सबसे पहले सोशल थ्योरी रहेगी आपकी, फिर आपकी गांधीयन थ्योरी रहेगी और फिर आपकी लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी रहेगी। सामाजिक सिद्धांत के अनुसार आप सोचिए 36 आर्टिकल से लेकर के और आर्टिकल नंबर 51 तक है, तो 38, 39, 41, 42, 43 और 47 ये सामाजिक सिद्धांत के रूप में है। आर्टिकल 40, 43, 40, 47, 47 ए और 48 ए इनको गांधीवादी सिद्धांत का प्रतीक माना गया है और आर्टिकल 44, 45, 49, 50 और 51 इन सभी को उदार बौद्धिक सिद्धांत के रूप में माना गया है। तो ये चीज आपको देखनी है। 3 प्रकार हो गए, एक होगा आपका सामाजिक, दूसरा होगा गांधीवादी, तीसरा होगा उदार बौद्धिक और तीनों के अकॉर्डिंग अलग अलग आर्टिकल को यहां पर चुना गया है। तो ये प्रकार रहेंगे। उसके बाद बात होगी जो मेन आर्टिकल हैं, हालांकि 36 से लेकर 51 तक सभी भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है। डीपीएसपी में जो क्वेश्चन आता है वो खास करके यही आता है कि इनका उद्देश्य क्या है, इनका नेचर कैसा है, किस देश से लिए गए, किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, क्या इनके प्रकार हैं, क्या इनका उद्देश्य है, क्या इनके बारे में स्टेटमेंट्स आई हैं, जैसे बी आर अम्बेडकर की, केटी शाह साहब की, सीतलवाल जी की आप सुनते हो, वो रहेगा। और कुछ मेन आर्टिकल है जिनके बारे में बात होती है, जैसे आर्टिकल नंबर 40 की अगर बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। एक चीज और बता दूं आपको, जब भारतीय संविधान को बनाया गया और इसको स्वीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, उस समय यह बात हुई थी कि जो डीपीएसपी का पार्ट है वो हम अभी तक उसको प्रैक्टिकलाइज नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए हुआ था क्योंकि आपको ध्यान होगा ड्राफ्ट कमेटी, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने दुनिया के अलग अलग देशों से जब आर्टिकल लेकर के इकट्ठा संविधान बनाने की तैयारी करी, तो उसमें कुछ देशों से हमने ऐसे कानून लिए थे जो उन देशों में जबरदस्त थे और भारत में भी बहुत अच्छे हो सकते थे, लेकिन उस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं थे कि हम उन कानूनों को लागू कर पाए। तो ऐसे सारे कानूनों को इकट्ठा करके डीपीएसपी में डाल दिया गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये है, ये पूरे का पूरा आपका संविधान है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके, तो यहां पर 36, 37 इस तरीके से 51 तक आप आ जाएंगे। ये जो है इसके बाद आपका 52, 53 पूरे का पूरा आपका संविधान चलता रहेगा। ये जो पार्ट था ना, ये डीपीएसपी का पार्ट था और पूरे संविधान में यही पार्ट एक ऐसा था जिसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। यानी इसमें वो सारे कानून थे जिनको कानून थे नहीं बल्कि बनना था। इस दौरान जितने भी, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है, तो इसके बारे में ये संविधान सभा ने ये कहा था कि ये हिस्सा वो है जो संविधान में दर्ज नहीं है।
संविधान में इसके बारे में कानून नहीं है। और हम भारत की संसद जिसको आगे कानून बनाने थे, हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी न कोई नया कानून बनेगा, आप कोशिश करो कि इस पार्ट में से आर्टिकल को निकाल करके कानून बना दो। ये कोशिश की गई थी। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में था, जो आपका 36 से 51 के बीच में आता है, डीपीएसपी में आता है। जब ये शुरुआत हुई तो इनके बारे में कोई कानून नहीं था। अब सोचिए आप लोग, 50 में संविधान बना, 60, 70, 80, 90, 2000 ईस्वी, 2002, 2005 ऐसे चलते चलते आप चले गए। लेकिन 1950 से शुरू होकर के आपने ग्राम पंचायतों के लिए कानून कब बनाया? 1992 में जाकर के। यानी यहां तक 1992 तक ये 40 में पड़ा रहा। लेकिन जब 1992 में 73वां संविधान संशोधन बना और 74वां बना, तो आपने इस आर्टिकल 40 से निकाल करके इसको आप लोग 243 की तरफ लेके चले गए। यानी कहने का मतलब है, इस डीपीएसपी में वो कानून, वो सारे के सारे आर्टिकल थे जिन पर संविधान में कोई कानून नहीं था, और आने वाले समय में संसद की जिम्मेदारी थी कि इनके ऊपर कानून बनाए। ये आपका आर्टिकल 40 था। दूसरे नंबर पे आप देखिए कुछ चीजें और मैं बता देता हूं। जैसे अनुच्छेद 41 है, जिसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात की गई थी। लोक सहायता में आपको बता देता हूं, इसमें जैसे बेरोजगार लोग, बुजुर्ग लोग, बीमार लोग, बुढ़ापा पेंशन, ये सारी चीजें आपको यहां से मिलेंगी। ये चीज देख लेना। जैसे आर्टिकल 43 है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई थी। आर्टिकल 44 है, भारतीय संविधान का सबसे कठोर आर्टिकल माना जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग इम्पॉसिबल जैसी बात इसके बारे में कहते हैं कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है भारतीय संविधान में जो कभी लागू ही नहीं हो सकता, जिसके बारे में कानून बनना पॉसिबल बिल्कुल भी ना के बराबर है। वो है एक समान सिविल संहिता, यानी सिंगल सिविल कोड। सिंगल सिविल कोड यानी देश में सब लोगों के लिए समान कानून हो। ये इंडिया में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मुश्किल हो पाएगा या हो ही नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पर अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग, बुजुर्ग के लिए अलग, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग, जनरल के अलग, अलग अलग कानून सबके लिए होते हैं। तो इसलिए सिंगल सिविल कोड पॉसिबल ना के बराबर है। इस वजह से ये सबसे टफेस्ट आर्टिकल माना जाता है भारतीय संविधान का। ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 45 देख लीजिए। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। लेकिन हम न 1950 में ये कर पाए, न 60 में कर पाए, न 70 में कर पाए, न 80 में हुआ, न 90 में हुआ, न 2000 ईस्वी में हुआ। और हम जाकर के आरटीई, राइट टू एजुकेशन को हम पास कर पाए 2002 ईस्वी में, जिसको लागू हम जाकर के 9 तक कर पाए। अब इसमें ये पहले कहा था, आर्टिकल 45 में था। अब आर्टिकल 45 में पड़ा रहा ये। इसके ऊपर कानून कब बना? 2002 में। 2002 में आपने आर्टिकल 45 इसको निकाल दिया और एक जगह आप इसको आर्टिकल 21A में ले गए, जिसको आपने राइट टू एजुकेशन का नाम दिया। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां ध्यान रखनी है। इस टाइप के कानून बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आर्टिकल 47 देखिए, हानिकारक मादक पदार्थ, जितने भी हानिकारक मादक पदार्थ है, ड्रग्स है, चरस है, गांजा है, अफीम है, और जो खतरनाक दवाइयां हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध की बात इसमें कही गई। गायों, 47A, गायों के वध, गाय है, बछड़ा है, जितना भी गौधन है, उसके ऊपर उसका वध का प्रतिबंध किया गया था। यानी उसके ऊपर बैन लगाया गया था, कोई भी इनकी हत्या नहीं करेगा। ये यहां पर कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बारे में स्ट्रॉन्ग कानून इंडिया में ढंग से बन भी नहीं पाया है। भारत सरकार और देश के सारे राज्य इस पर कभी कामयाब अब तक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कुछ राज्य हैं जो चाहते हैं ये बंद हो, लेकिन कुछ राज्य हैं जो हमेशा इस चीज को चैलेंज करते रहते हैं, जो एक इंसानियत का नाते भी बहुत खतरनाक है। आर्टिकल 40 देखिए, SC, ST, OBC, इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के बारे में आर्टिकल 40 है। 51वां आर्टिकल देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रयास के बारे में 51वें आर्टिकल में आप लोगों के लिए कहा गया है। तो ये कौन से, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए डीपीएसपी के टॉपिक से पूछे जाते हैं। मेन चीजें मैं एक बार दोहरा देता हूं, ताकि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय के लिए। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का अर्थ और उद्देश्य देखिए, वेलफेयर स्टेट बनाना है। इसमें आप लोगों के लिए खास करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती रही है। आयरलैंड से हमने लिए
36 से 51 तक आर्टिकल में है, भाग नंबर 4 में है। कमजोरी इनके पीछे कानून की सख्ती नहीं है। केटी शाह ने कहा कि एक ऐसा चेक के समान है जिनको बैंक अपनी सुविधा से बुनाएगा। अंबेडकर जी ने कहा कि ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। निर्देशक सिद्धांतों के प्रकार की बात होगी तो सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत आपका रहेगा। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात हुई थी। 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था। 44 में सिंगल सिविल कोड है, जब वो टफ कानून बनेगा, अगर किसी दिन बना तो, अदरवाइज ये नहीं बन पाएगा इतना आसानी से। 41 में काम शिक्षा लोक सहायता की बात है। 45 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात है, जो अब कानून बन चुका है। 47 में हानिकारक मादक पदार्थ और औषधियों पर प्रतिबंध। 47 एक गायों के वध पर प्रतिबंध। 46 में SC ST OBC के शैक्षिक और आर्थिक हितों की बड़े इसमें पैरवी की गई। और आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रयास। ये वो टॉपिक था जो आप लोगों ने, काफी सारे बच्चों ने कहा कि सर ये टॉपिक बनना चाहिए, तो हमने बना दिया। पूरे इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल, जैसे ये देख लीजिए, पीजीटी कंप्यूटर वालों का है, ये पीजीटी मैथमेटिक्स वाले बच्चों का है, ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों का है। तमाम सब्जेक्टों के नोट्स सारे इंडिया के अंदर आपको मिलते हैं, चाहे वो सीटेट हो, DSSB हो, KVS हो, NVS हो, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा सेट, UGC नेट, UPSC, स्टेट PCS, सभी प्रकार के आपको यहाँ पर मिलेंगे। जिस दिन भी चाहिए आप उसी समय ऑर्डर करके बाई कोरियर उसको ले सकते हैं। जिस दिन आपका ऑर्डर होगा उसी दिन कोरियर करके आपको शाम को स्लिप मिल जाएगा। आप पूरे इंडिया में अपने ऑर्डर को ऑनलाइन गूगल पे ट्रैक कर सकते हैं, आपका ऑर्डर कहां पर पहुंचा है। तो ये सारी सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। उम्मीद है आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिल रही होगी। हम यही कोशिश करते हैं।